हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के डिज़ाइन ऑफ मैसनरी स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये इस सीरीज़ का पार्ट 1 वीडियो है और ये सीरीज़ आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। सो मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए और जिस भी क्वेश्चन में आपको फर्दर डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा एक मैसनरी कॉलम है which is an isolated vertical load bearing member। ठीक है, isolated means वो हमारा इंडिपेंडेंट कॉलम की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हमारा जो कॉलम है वो मैसनरी का है, ये हमारा स्टोन मैसनरी का भी हो सकता है, ये ब्रिक मैसनरी का भी हो सकता है। हम जनरली एक मैसनरी कॉलम की बात कर रहे हैं और हमें बताना ये है कि हमारा जो रेशियो है विड्थ टू थिकनेस वो हमारा एक्सीड का जो मैक्सिमम लिमिट है उसकी वो क्या हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि हमारा अनरिइंफोर्स्ड मैसनरी के लिए, जहां पर हम रिइंफोर्समेंट नहीं यूज कर रहे हैं, उसके लिए हमारा एक आईएस कोड है 1905 जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी डिजाइन की जाती है मैसनरी स्ट्रक्चर्स की वो इस कोड के अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक जो कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर एक्चुअली ब्रिक मैसनरी दिख रही है, तो जो ये कॉलम्स हैं ये हमारे आइसोलेटेड कॉलम्स हैं एंड दे आर लोड बियरिंग बिकॉज दे आर डायरेक्टली ट्रांसफरिंग द लोड फ्रॉम द रूफ टू द ग्राउंड। ठीक है, तो दीज आर आइसोलेटेड लोड बियरिंग कॉलम्स। ठीक है, अब जो B/T रेशियो है इसकी लिमिटेशन का सिग्निफिकेंस क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा, अगर हम दो चीजों की बात करें, एक हमारा है मैसनरी वॉल और एक हमारा है मैसनरी कॉलम, और यहां पे हमसे मैसनरी कॉलम की बात की जा रही है। जनरली जो हमारा लोड कैरिंग कैपेसिटी है, अगर हम यूनिट लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो कॉलम की जो यूनिट लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो हमारी कम होती है एज कंपेयर टू मैसनरी वॉल। अब उसका रीजन क्या है कि जो भी हमारी वॉल है, जो भी मैसनरी वॉल है, उसका जो फेल्योर है अंडर कंप्रेसिव लोडिंग, जब भी उस पर कंप्रेसिव लोड आएगा तो उसका जो फेल्योर होगा दैट इज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ, किस वजह से फेल्योर होगा, हॉरिजेंटल फ्लेक्चरल टेंसाइल स्ट्रेसेस। जो हमारी ब्रिक, अगर हम ब्रिक मैसनरी यूज कर रहे हैं, हॉरिजेंटल प्लेन में जो ब्रिक्स पर फ्लेक्चरल टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगी और बिकॉज हम यहाँ मैसनरी में क्या है, हमारे जॉइंट्स हैं जो कि मोर्टार से फिल हैं, तो जो मोर्टार जॉइंट्स हैं वो हमारे वहां पर हमारी इनफ्लेक्चरल हॉरिजेंटल फ्लेक्चर टेंसाइल की इस वजह से वर्टिकल स्प्लिटिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा मैसनरी फेल हो जाएगा। तो एक तो ये क्राइटेरिया, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस क्राइटेरिया, जिसमें जो टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं वर्टिकल, बिकॉज जो जॉइंट्स हैं हमारे, अगर आप ब्रिक देखेंगे यहाँ पर हमारा मोर्टार है तो इस लोकेशन पर जो हमारी स्ट्रेसेस आ रही हैं हॉरिजेंटली, यहाँ पे दे विल कॉज स्प्लिटिंग ऑफ दी जॉइंट्स, जिसकी वजह से हमारा फेलियर हो जाएगा। तो इस क्राइटेरिया को बोलते हैं स्ट्रेस क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है हमारा बकलिंग क्राइटेरिया यानी स्ट्रेस क्राइटेरिया, सॉरी, या स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, जहां पर जो मेंबर का फेल्योर है वो हमारा क्रिपलिंग स्ट्रेसेस या बकलिंग स्ट्रेसेस हमारी जब एक्सीड कर रही हैं परमिसिबल लिमिट से ड्यू टू इलास्टिक इनस्टेबिलिटी, जो कि हमारा जनरली मैसनरी कॉलम्स में ज्यादा प्रिडोमिनेट करेगा, बिकॉज एज कंपेयर टू मैसनरी वॉल जो हमारी H/T रेशियो है यानी हाइट, जनरली इन जनरल बात करें कि जो H/T रेशियो है हमारा वो कॉलम्स के लिए हमारा ज्यादा होता है। ठीक है, अब कॉलम्स के लिए हमारा ज्यादा होता है H/T रेशियो, और जो जितना ज्यादा हमारा H/T रेशियो है ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से प्रूव्ड है कि उतना ज़्यादा हमारी हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगी।
मैसनरी में, और जिसकी वजह से हमारी स्प्लिटिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से ये देखा गया है कि हमारा H/T रेशियो अगर हमारा 4 से ज़्यादा है तो वहाँ पर वर्टिकल स्प्लिटिंग से फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे कम पे होगा तो वहाँ पर हमारा स्प्लिटिंग से जो जॉइंट्स का फेलियर है वो फेलियर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसलिए हम 4 से ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं इन केस ऑफ मैसनरी कॉलम्स। ठीक है, तो अगर आप बात करें तो कॉलम का H/T रेशियो ज़्यादा है मैसनरी वॉल के कंपैरेटिवली, और इस वजह से बिकॉज हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेसेस हमारी ज़्यादा डेवलप हो रही हैं कॉलम्स के केस में, तो वहाँ पर क्या करेंगे हम, जो परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं वहाँ पे वो हमारी कम हो जाएंगी इन केस ऑफ कॉलम्स। और इसी वजह से अब परमिसिबल स्ट्रेसेस कम हो गई तो वहाँ पर वॉल्स के जो कॉलम्स के लिए डिज़ाइन स्लेंडरनेस रेशियो है वो हमारा मैसनरी वॉल से कम हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हमारा जो हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं वो ज़्यादा डेवलप हो रही हैं। अगर हम ज़्यादा के लिए डिज़ाइन कर देंगे तो हमारा फेलियर हो जाएगा। इस वजह से परमिसिबल स्ट्रेसेस कम होंगे और हमारा स्लेंडरनेस रेशियो डाउन होगा। तो कॉलम्स के लिए जो हमारा स्लेंडरनेस रेशियो है दैट इज गवर्न बाई H/T और B/T। B हमारा क्या है, दिस इज द लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम। और जो B/T रेशियो है हमारा IS 1905 ये कहता है कि जो मैसनरी कॉलम है उसका स्ट्रेसेस को लिमिट में रखने के लिए हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेस हम प्रेफर करेंगे कि जो विड्थ है वो हमारी थिकनेस से ज़्यादा 4 टाइम्स थिकनेस से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये प्रोविजंस किए गए हैं IS 1905 में। तो यहाँ पर मैसनरी कॉलम के लिए बात की गई थी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। और बहुत सारे कोड्स हैं जो 3 रेशियो की बात करते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यू शुड ऑलवेज गो फॉर 4 बिकॉज हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड का कोड है वो 1905 वो यही रिकमेंड करता है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा एक मैसनरी वॉल है जिसकी इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव हाइट और इफेक्टिव थिकनेस 3 पैरामीटर्स दिए हुए हैं और उनके बेसिस पर हमारा स्लेंडरनेस रेशियो निकाला गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मैं वॉल आपको दिखा देता हूँ जिसकी एक थिकनेस है, सफिशिएंट थिकनेस है, और इन दी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इसकी एक लेंथ है। तो एक्चुअल लेंथ होगी हमारी एक हमारी एक्चुअल हाइट होगी कैपिटल H, और एक हमारी एक्चुअल थिकनेस होगी TW। बट जो स्लेंडरनेस रेशियो के लिए हम जो मैसनरी वॉल के लिए यूज करते हैं डायमेंशंस वो हमारे H, L, T हैं, जो कि इफेक्टिव हाइट, इफेक्टिव लेंथ और इफेक्टिव थिकनेस है, जिसके बेसिस पर हमारा स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ मैसनरी वॉल कैलकुलेट किया जाता है। और ये जो पैरामीटर हैं दे आर फंक्शंस ऑफ द सपोर्ट कंडीशंस एंड लेटरल रिस्ट्रेंट्स। यहां पर जैसे ये हमारे लास्ट में यहां पर पियर्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो अगर हम बीच में यहां पर एक क्रॉस वॉल डाल दें इस तरह, तो यहां पर ये हमारा लेटरल रिस्ट्रेंट कंडीशन होगी जो एक तरीके से स्टिफनिंग कर रहे हैं हमारे मैसनरी वॉल में। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ये पैरामीटर्स हैं इफेक्टिव हाइट, इफेक्टिव लेंथ, ये हमारी चेंज होने लगेंगी। तो इसलिए HLT हमारा बेस्ड ऑन सपोर्ट कंडीशन और लेटरल रिस्ट्रेंट कंडीशंस के बेसिस पर हम निकालते हैं। और यहाँ पर ये HL, T दिया हुआ है। तो जो भी लोड कैरिंग कैपेसिटी है मैसनरी वॉल की वो हमारी स्लेंडरनेस रेशियो पर डिपेंड करती है। और जैसे ही ये स्लेंडरनेस रेशियो बढ़ता है हमारी जो क्रिपलिंग स्ट्रेसेस हैं, यानी एक तरीके से आप बकलिंग स्ट्रेसेस कह दोगे, जैसे ही स्लेंडरनेस रेशियो बढ़ेगा हमारी जो बकलिंग स्ट्रेसेस हैं वो हमारी रिड्यूस हो जाएंगी बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस ऑफ वर्कमैनशिप और इलास्टिक इनस्टेबिलिटी की वजह से। ठीक है, तो मैसनरी मेंबर मैंने अभी बताया कि एक्सेसिव स्ट्रेस यानी स्ट्रेस क्राइटेरिया से फेल हो सकता है या बकलिंग से फेल हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे IS 1905 ने सजेस्ट किया जो वॉल का स्लेंडरनेस रेशियो है वो हमारा H/T या L/T यानी इफेक्टिव हाइट डिवाइडेड बाय दी इफेक्टिव थिकनेस, ये सारे इफेक्टिव पैरामीटर्स हैं जो स्लेंडरनेस रेशियो इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पे निकाला जाएगा। इसमें से जो लेसर वैल्यू होगी, कॉलम्स के केस में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपकी
जो ये h/t और b/t में जो ग्रेटर वैल्यूज है उसके बेसिस पर हम मैसनरी कॉलम का स्लेंडरनेस रेशियो निकाल रहे हैं, बिकॉज वहां पर हमारा बकलिंग वाला क्राइटेरिया गवर्न हो रहा है। बिकॉज h/t रेशियो ज्यादा हो रहा है तो हमारी हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेसेस के चांसेस ज्यादा हो जा रहे हैं, और इस वजह से स्लेंडरनेस रेशियो हमारा कम रखा, और जो पैरामीटर है वो हमारा इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू लेंगे। बट मैसनरी वॉल के केस में इन दोनों में से जो लेसर वैल्यू होगी वो लेंगे, बिकॉज इसलिए लेंगे बिकॉज यहाँ पर हमारे जो बिहेवियर है, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, उसकी वजह से जो हमारा फेलियर हो रहा है वो हमारा फ्लेक्चरल टेंसाइल स्ट्रेसेस की वजह से फेलियर हो रहा है, जिसमें हमारा जो लेसर वैल्यू होगा वो हमारा लोअर परमिसिबल स्ट्रेसेस देगा। बिकॉज जैसे जैसे हमारा h/t रेशियो बढ़ता जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेसेस के चांसेस बढ़ते जाएंगे डेवलप होने के, ज्यादा मैग्नीट्यूड के डेवलप होंगे, तो वहां पर आपको लोअर परमिसिबल स्ट्रेसेस के हिसाब से डिजाइन करना होगा फ्रॉम कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, एंड लेसर वैल्यू हैज टू बी टेकन। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और हमारा कोड भी यही बोलता है, यहाँ पे मैंने रेफरेंस भी दिया हुआ है कि इन दोनों में जो लेसर वैल्यू है, लोड बियरिंग वॉल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये लोड बियरिंग वॉल है। अभी मैं नॉन लोड बियरिंग वॉल के लिए भी बात करूंगा, जैसे यहाँ पर जो ये वॉल दिख रही है आपको, ये हमारी नॉन लोड बियरिंग वॉल है, ठीक है। दिस इज अ नॉन लोड बियरिंग वॉल जिसपे कोई भी लोड नहीं एक्ट कर रहे हैं एक्सेप्ट लेटरल लोड्स। जनरली हमारी जो नॉन लोड बियरिंग वॉल्स है वो हमारी लेटरल लोड्स लाइक विंड और सेस्मिक लोड्स के लिए डिजाइन की जाती है, वो मैं फर्दर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे जो ये रेशियो है, ये हमारा डेफिनेशन जो है यहाँ पर लोड बियरिंग वॉल के लिए बात कर रहे हैं, और लोड बियरिंग वॉल्स के लिए कुछ लिमिटेशंस दी गई हैं डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का आप जो मोटार यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ इंटरसेक्टिंग वॉल्स। इंटरसेक्टिंग वॉल्स का मतलब है हमारी क्रॉस वॉल्स। जब आप लंबे स्पैन की एक मैसनरी वॉल बनाते हैं तो बीच में आप स्टिफन करने के लिए आप क्रॉस वॉल्स डालते हैं, जैसे कि या आप ये वाली अगर वॉल कंसीडर करेंगे तो ये आपकी एक तरीके से इंटरसेक्टिंग वॉल है या क्रॉस वॉल है। सपोज अगर ये हमारा पियर है, लंबी सी दीवार है, अगर आप एक वॉल इस डायरेक्शन में इस पियर से एक्सटेंड कर देते हैं कुछ इस तरह, तो जो ये वॉल होगी ये हमारी इंटरसेक्टिंग वॉल कहलाएगी। यहाँ पर कुछ हमारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। तो अगर मैं क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करूं, ये हमारा पियर है, ठीक है। पियर को हम एक इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारा एक थिकेंड सेक्शन है जो हम मैसनरी वॉल में प्रोवाइड कर रहे हैं टू इम्प्रूव द स्टिफनेस ऑफ द वॉल। या आपको कोई लोड कैरी कराना है तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा थिकनेस प्रोवाइड करेंगे नॉर्मल वॉल में, और दैट थिकेंड सेक्शन टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ द मैसनरी वॉल इज नोन एज पियर, ठीक है। तो इसकी अगर हम टोटल थिकनेस की बात करें तो ये यहाँ से स्टार्ट होगी, इसकी वॉल की ओरिजिनल थिकनेस तक जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इसका प्लान ले लें, ठीक है, इसका हम अगर प्लान ड्रॉ कर लें तो ये हमारी ओरिजिनल वॉल जा रही थी। यहाँ पे हमने क्या किया, बीच में एक पियर डाल दिया जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको अगर हम शेड कर लें इस तरह, ये हमारा पियर है, और यहाँ से हमारी वॉल स्टार्ट हो रही थी, प्लान में देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारी लेटरल डायरेक्शन में हमारी एक क्रॉस वॉल या इंटरसेक्टिंग वॉल जा रही है, ठीक है। तो इसकी डायमेंशंस हम मान लेते हैं कि जो हमारी वॉल थी ओरिजिनल, उसको हम वॉल प्रॉपर बोल रहे हैं, उसकी थिकनेस, एक्चुअल थिकनेस की बात कर रहे हैं, वो थिकनेस हमारी TW है, और जो इन द डायरेक्शन ऑफ वॉल प्रॉपर जो ये थिकनेस है पियर की, ये हमारी WP है। ये WP ये वाली थिकनेस भी हो सकता है कि पियर की जो थिकनेस है लेटरल डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ वॉल, इसकी जो थिकनेस है वो इस WP के बराबर हो, तो वो इस पर भी डिपेंड करेगी। ये डिस्टेंस जो है, थिकनेस है, उसको भी आप WP बोल सकते हो अगर ये दोनों सेम है। तो एक्चुअल थिकनेस ऑफ द
क्रॉस वॉल या इंटरसेक्टिंग वॉल को हम WP लिख रहे हैं, या पियर की जो थिकनेस है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी एक्चुअल फील्ड में हमने क्या प्रोवाइड किया हुआ है। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जो थिकनेस है पियर की, यानी ये थिकनेस जो मैंने बताया इंक्लूडिंग द थिकनेस ऑफ द ओरिजिनल वॉल, ये थिकनेस हमारी TP है। ठीक है, अब बिकॉज यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पियर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से हमारा स्टिफनेस इंक्रीज कर रहा है। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें ऐसे, इट इज इंक्रीजिंग द स्टिफनेस ऑफ द मैसनरी वॉल। अब इस चीज को एम्पेरिकली कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी डिजाइन के लिए, तो हम एक पैरामीटर यूज करते हैं विच इज नोन एज स्टिफनेस कोफिशिएंट। ठीक है, स्टिफनेस कोफिशिएंट हम इसको मान लेते हैं K। तो इस स्टिफनेस कोफिशिएंट को हम डिजाइन में इंक्लूड करने के लिए स्लेंडरनेस रेशियो अपना मॉडिफाई कर लेते हैं एक तरीके से, टू इनकॉर्पोरेट फॉर दिस स्टिफनिंग बुट्रेसेस या हमारी क्रॉस वॉल्स जो प्रोवाइडेड है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें स्टिफनेस कोफिशिएंट को स्लेंडरनेस रेशियो में इनकॉर्पोरेट करना है। अब स्लेंडरनेस रेशियो में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे वो मैं अभी फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिटेल करूंगा। तो यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ इंटरसेक्टिंग वॉल्स, यानी एक वॉल हमारी और है, ठीक है, इनके बीच में इनकी जो दूरी है सेंटर टू सेंटर, वो दूरी हमारी दी है SP। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा जो SP रेशियो है, SP डिवाइडेड बाय एक्चुअल थिकनेस ऑफ इंटरसेक्टिंग वॉल, यानी WP। ठीक है, एक्चुअल इंटरसेक्टिंग यहाँ पे WP माना था, इसका जो रेशियो है वो हमारा 20 से ज्यादा दिया हुआ है। और हमसे पूछा जा रहा है कि आप जब इस वॉल की डिजाइन करेंगे तो उसके लिए स्टिफनिंग कोफिशिएंट क्या लेंगे, यानी K की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है और हमें दिया हुआ है S/WP 20 से ज्यादा है, यानी स्पेसिंग दोनों वॉल्स के बीच में, अगर हम यहाँ भी एक वॉल खींच दें इसको एक्सटेंड करके, तो इनके बीच की जो दूरी सेंटर टू सेंटर और इस वॉल प्रॉपर की जो एक्चुअल थिकनेस थी नॉर्मल वॉल की, वो हमारी TW थी। इन दोनों का रेशियो अगर 20 से ज्यादा है तो हमारा कोड बोलता है डिपेंडिंग अपॉन दिस रेशियो, SP/WP रेशियो पर डिपेंड करेगा हमारा स्टिफनिंग कोफिशिएंट, यानी हमारा सेंटर टू सेंटर जो दूरी रखी गई है और जो वॉल की थिकनेस है इंटरसेक्टिंग वॉल की, उनके रेशियो पर डिपेंड करेगा, और TP/TW पे डिपेंड करेगा। TP मैंने क्या बताया था आपको, दिस इज दी TP जो हमारी पियर की थिकनेस है परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वॉल प्रॉपर, और जो TW है वो हमारी थिकनेस ऑफ एक्चुअल वॉल थी। इन दोनों के रेशियो पर हमारा स्टिफनिंग कोफिशिएंट डिपेंड करता है जब हम अपनी वॉल को एक तरीके से स्टिफनेस बढ़ाने के लिए क्रॉस वॉल्स या पियर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे रेशियो आप देखोगे कि अगर ये रेशियो हमारा 20 से ज़्यादा है तो हमारा तीनों कंडीशंस के लिए, यानी डिफरेंट रेशियो 1, 2, 3 रेशियो के लिए, यानी इसका मतलब है कि हमारा जो पियर की थिकनेस है वो 2 टाइम्स दी थिकनेस ऑफ दी वॉल है, एंड यहाँ पर 3 टाइम्स दी थिकनेस ऑफ वॉल है। तो जैसे जैसे TP/TW रेशियो बढ़ रहा है SP/W सेम रखने पर, तो हमारी स्टिफनिंग कोफिशिएंट बढ़ता जाएगा। ऑब्वियस है, अगर आप पियर की थिकनेस बढ़ाते जाओगे तो आपका स्टिफनिंग कोफिशिएंट बढ़ता जाएगा फॉर अ गिवन रेशियो ऑफ SP/WP। और जैसे जैसे आप SP/WP की रेशियो बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका स्टिफनिंग कोफिशिएंट घटता जाएगा। अगर आप सेंटर टू सेंटर दूरी बढ़ाते जा रहे हैं, वो स्टिफनिंग कोफिशिएंट जो होगा वो रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, फॉर अ गिवन TP/TW रेशियो। तो यहाँ पर हमारा जो कंडीशन गिवन है वो SP/WP 20 से ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं कि तीनों कंडीशन के लिए हमारा स्टिफनिंग कोफिशिएंट जो है वो 1 है। तो ये टेबल आपको याद रखने की ज़रूरत है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑल स्टेट PSC AE एग्जाम्स एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन C होगा। अगर यहाँ पर रेशियो आप चेंज करोगे तो क्वेश्चन में रेशियो बदल के भी पूछा जा सकता है। 6, 8, 10, 15 के लिए कोड ने वैल्यूज दी हुई हैं, और इनके बीच में अगर कोई रेशियो दिया हुआ है न्यूमेरिकल, जब आप डिजाइन करते हो मैसनरी वॉल को, तो आपको इंटरपोलेशन करना है बेसिकली, उससे आपका कोफिशिएंट निकल आएगा। अब उसको स्लेंडरनेस रेशियो में कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है इफ द एक्चुअल थिकनेस ऑफ मैसनरी वॉल, यहाँ पे एक्चुअल थिकनेस दी हुई है, यानी हमारी
टी डब्ल्यू की वैल्यू दी हुई है 19 सेंटीमीटर नॉर्मल वॉल की। ये हमारी नॉर्मल मेसनरी वॉल है। और इफेक्टिव लेंथ दी है 2.7 मीटर्स और हमारी इफेक्टिव हाइट दी है, यानी यहाँ पर सपोर्ट कंडीशन और लेटरल रेस्ट्रेंट कंडीशंस को ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट करके ये वैल्यूज दी हुई हैं। और हमारा स्टिफनिंग कोफिशिएंट दिया हुआ है 1.20। ठीक है, अब इसको इनकॉर्पोरेट कैसे करना है स्लेंडरनेस रेशियो में, ये मैं थोड़ा आपको जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्लेंडरनेस रेशियो हमने देखा था कि h बाई टी, यहाँ पर वॉल की बात हो रही है तो हमारे दो पैरामीटर्स आएंगे h बाई टी एंड l बाई टी। कॉलम के केस में हमारा क्या था, h बाई टी और जो लेटरल डायमेंशन बाई टी, इसमें से जो ग्रेटर वैल्यू है वो थी। और यहाँ पर हमारी वॉल है तो इनमें से जो लेसर वैल्यू होगी वो। बट यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, स्टिफनिंग कोफिशिएंट, यानी हमारी क्रॉस वॉल्स या पियर्स प्रोवाइडेड हैं जिसकी वजह से हमारा स्टिफनिंग कोफिशिएंट 1.2 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, जब आप स्लेंडरनेस रेशियो निकालोगे तो जब स्लेंडरनेस रेशियो हाइट इफेक्टिव हाइट के बेसिस पर निकालोगे तो आपका जो थिकनेस होगा, इफेक्टिव थिकनेस चाहिए आपको, ये तो एक्चुअल थिकनेस दिया है, तो इफेक्टिव थिकनेस आपका टी होता है और एल बाई टी होता है इफेक्टिव लेंथ के टर्म्स में जब निकालते हो। तो इस इफेक्टिव थिकनेस की वैल्यू जो होगी वो हमारी के टाइम्स दी एक्चुअल थिकनेस होगी। बट लेंथ के केस में हम ऐसा नहीं करते, यहां पर हम जो इफेक्टिव थिकनेस है वो हमारी एक्चुअल थिकनेस पर ही हम निकालते हैं जब हम स्टिफनेस कोफिशिएंट को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो लेंथ वाले पैरामीटर में, यानी अलोंग दी लेंथ जो हमारी हम चल रहे हैं, हाइट में हम स्टिफनिंग यूज कर रहे हैं, लेंथ में हम अपना स्टिफनिंग का इफेक्ट नहीं कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा स्लेंडरनेस रेशियो हो जाएगा, h हमारा 2.82 मीटर दिया हुआ है, k हमारा 1.2 मीटर दिया है और हमारा थिकनेस ऑफ दी एक्चुअल थिकनेस हमारा 19 सेंटीमीटर यानी 0.9 मीटर दिया। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 12.4 और यहाँ पर आपकी इफेक्टिव लेंथ दी हुई है 2.7 और यहाँ पर एक्चुअल थिकनेस हो गई इफेक्टिव थिकनेस इन द लेंथ वाले डायरेक्ट लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको 0.9 से डिवाइड करना होगा तो यू विल गेट 14.2। तो यहाँ पे मैसनरी वॉल है तो यहाँ पर दोनों में से लेसर वैल्यू आप लोगे तो यू विल गेट करेक्ट आंसर इज 12.4। ठीक है, और ये हमारा 4.5.2 क्लॉज जो है ये हमारा IS 1905 के बेसिस पर है, जहां पर ये लिखा है कि जब भी हम मैसनरी सॉलिड वॉल डिजाइन कर रहे हैं जहां पर पियर्स या बुट्रेसेस हैं, यानी हमारा स्टिफनिंग हमने की हुई है, वहां पर जो इफेक्टिव थिकनेस निकालना है स्लेंडरनेस रेशियो के लिए, वो हमारी इफेक्टिव हाइट के लिए जब बेसिस पर स्लेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे जो इफेक्टिव थिकनेस है वो हमारी एक्चुअल थिकनेस ऑफ द वॉल मल्टीप्लाइड बाय स्टिफनिंग कोफिशिएंट होगी, यानी T जो होगा वो K टाइम्स दी एक्चुअल थिकनेस ऑफ द वॉल होगा जब हम H बाई T रेशियो के बेसिस पर अपना स्लेंडरनेस रेशियो निकालेंगे। कोई भी मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है इन इफेक्टिव थिकनेस, however shall be made when slenderness ratio is to based on the effective length of wall, यानी L by T के बेसिस पर आप जब स्लेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट करोगे तो वहां पर जो इफेक्टिव थिकनेस है वो हमारी एक्चुअल थिकनेस के बराबर आप ले लोगे, कोई भी मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। एज पर मैसनरी कोड यानी IS 1905 के हिसाब से जो हमारा स्टिफनिंग कोफिशिएंट है वॉल्स जो कि हमारी स्टिफेंड है पियर्स बुट्रेसेस और इंटरसेक्टिंग वॉल से, तो यहाँ पर मैंने टेबल 6 दिखाई हुई है जहाँ पर मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि हमारा जो रेशियो है वो हमारा 1 से 2 तक मैक्सिमम वेरी करता है। आप देख रहे हैं मिनिमम वैल्यू जो है स्टिफनिंग कोफिशिएंट की 1 है। जब हमारा जो पियर की थिकनेस अगर हमारी वॉल की थिकनेस के बराबर होगी तो ऑब्वियस है कि इसका मतलब हमारा स्टिफनिंग एक्शन कुछ हो नहीं रहा है, तो हमारा जो कोफिशिएंट है स्टिफनिंग का 1 होगा, वहाँ पे कोई भी मॉडिफिकेशन थिकनेस की में नहीं करनी होगी और हमारा इफेक्टिव थिकनेस जो होगा वो हमारा एक्चुअल थिकनेस ऑफ द वॉल के बराबर होगा। जब हमारा रेशियो आप पियर की थिकनेस बढ़ाएंगे तो आपका स्टिफनिंग कोफिशिएंट रोल प्ले करेगा और हमारा 1.4 वैल्यू आएगी जब हमारा SP/WP की रेशियो 6 होगी, और ये मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 2 होगी जब हमारा जो पियर की थिकनेस है वो 3 टाइम्स दी थिकनेस ऑफ द नॉर्मल मैसनरी वॉल होगी फॉर रेशियो SP/WP as 6। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 2 एंड मिनिमम वैल्यू इज 1।
करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। इसके बाद आते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के मैसनरी मेंबर्स दिए हुए हैं और हमसे पूछा जा रहा है डिजाइन के लिए जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो है वो कितना रखना है। तो लोड बियरिंग कॉलम के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर स्लेंडरनेस रेशियो हमारा कैसे कैलकुलेट होता है, H/T और L/T की बजाय यहाँ पे उसका लेटरल डायमेंशन, यानी अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें कॉलम का तो ये जो डायमेंशन है B, ठीक है, और ये इसकी थिकनेस B/T रेशियो जो कि हमारा लोड बियरिंग कॉलम के लिए लेस देन 4 होना चाहिए। और अगर स्लेंडरनेस रेशियो देखें तो इनमें से जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो हमारा लेस देन 12 होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने IS 91905 का क्लॉज लिखा हुआ है 4.62 जिसमें लिखा हुआ है कि मैसनरी कॉलम के लिए जो स्लेंडरनेस रेशियो शैल बी टेकन एज द ग्रेटर ऑफ द रेशियो ऑफ इफेक्टिव हाइट्स टू द रेस्पेक्टिव इफेक्टिव थिकनेस इन टू प्रिंसिपल डायरेक्शंस, यानी H/T, सॉरी यहाँ B/T नहीं होगा, ये B/T मैंने गलत लिख दिया, ये तो B/T तो नॉर्मल हमारा स्ट्रेसेस लिमिट करने के लिए लिखा गया, ये हमारा H1 H2 मान लीजिए आप कि दो प्रिंसिपल डायरेक्शन में, यानी दो प्रिंसिपल डायरेक्शन हमारा, एक प्रिंसिपल डायरेक्शन ये हो गया, एक प्रिंसिपल डायरेक्शन ये हो गया, तो दोनों डायरेक्शन में H1 और H2 जैसे हम RCC कॉलम्स के लिए लेते हैं तो उनमें से H1/T या H2/T जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो लेंगे हम। B/2 हमारा फ्रैक्चर टेंसाइल स्ट्रेसेस को लिमिट करने के लिए हमने मैसनरी कॉलम्स में लिया था, तो H1/T और H2/2 जो भी ग्रेटर वैल्यू होगी दो प्रिंसिपल डायरेक्शंस में, दैट शुड बी लेस देन 12। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है फ्री स्टैंडिंग वॉल। फ्री स्टैंडिंग वॉल, ये वॉल जो आपको दिख रही है फ्री स्टैंडिंग वॉल है जिस वॉल में कोई भी लेटरल सपोर्ट नहीं देते हैं हम। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी, जब नॉर्मली घर में अगर आप देखें तो RCC रूफ के ऊपर जो आप पैरापेट वॉल डालते हैं वो हमारी एक तरीके से फ्री स्टैंडिंग वॉल होती है जो कि RCC वॉल पे फिक्स्ड सपोर्टेड रहती है एक तरीके से, दिस इज फिक्स्ड, और एंड में हमारा ऊपर फ्री रहता है और बीच में हमारा कोई इंटरमीडिएट लेटरल सपोर्ट नहीं रहता। और जो हमारा लोड है एक तरीके से कौन से लोड्स आएंगे इस पे, लेटरल लोड्स आएंगे, और इस लेटरल लोड को रजिस्ट करने के लिए कोई भी क्रॉस वॉल्स हमारी प्रोवाइडेड नहीं होती हैं। तो जो ओवर टर्निंग एक्शन होगा लेटरल लोड्स किस फॉर्म में होंगे, हमारे विंड्स या सेस्मिक लोड्स के फॉर्म में। तो फ्री स्टैंडिंग वॉल जो है वहां पर हमारे लेटरल लोड्स एक्ट कर रहे हैं और वो जो हमारा वॉल है वो लेटरल लोड रजिस्ट कर रही है बाय एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और जो हमारा ब्रिक की टेंसाइल स्ट्रेंथ है ब्रिक मैसनरी की। और इस चीज को ध्यान में रखते, स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए हमारा ओवर टर्निंग वाला जो क्राइटेरिया है जिसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं उसके बेसिस पर हम इसे डिजाइन करते हैं। इफ मोटार यूज फॉर मैसनरी कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, वहां पर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री स्टैंडिंग वॉल शैल बी एंश्योर्ड दैट स्टेबलाइजिंग मोमेंट ऑफ वॉल ड्यू टू सेल्फ वेट इक्वल्स और एक्सीड्स 1.5 टाइम्स द ओवर टर्निंग मोमेंट। तो यहां पर जो इफेक्टिव हाइट है और H/T रेशियो है वो हमारा रहेगा 24। मैक्सिमम लिमिट जो है फ्री स्टैंडिंग वॉल के लिए H/T या L/T जो रेशियो है वो हमारा लेसर वैल्यू इनमें से जो रहेगी वो हमारी लेस देन 24 रहेगी जिसके लिए हम डिजाइन करते हैं। तो हमारी फ्री स्टैंडिंग वॉल एक तरीके से बिना लेटरल सपोर्ट के जो लेटरल लोड्स के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं वो वॉल हो गई। और उसके बाद आते हैं पैनल एंड कर्टन वॉल्स। पैनल एंड कर्टन वॉल्स हमारी कौन सी वॉल्स हैं, दे आर नॉन लोड बियरिंग वॉल्स, ठीक है, जहां पर हमारा लेटरल लोड्स के लिए हम वॉल्स को डिजाइन करते हैं जो कि अनेक्सर डी ऑफ 19054 में कोड में दिया हुआ है। और जो हमारा लिमिट है स्लेंडरनेस रेशियो के लिए पैनल एंड कर्टन वॉल्स की वो हमारी लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू 3, मैक्सिमम लिमिट हमारी 30 रखी गई है। और दोनों वॉल्स में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ कि कर्टन वॉल जो है यहाँ पर हमारे लेटरल लोड्स आते हैं और इट इज मे बी लेटरली सपोर्टेड बाय वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर वेयर एवर नेसेसरी। तो यहाँ पे जो आपको ये वाली वॉल दिख रही है जहाँ पर RCC स्लैब्स पड़े हुए हैं अलग अलग लेवल पे, ये वॉल जो है कर्टन वॉल है।
और इट इज़ अ नॉन लोड बियरिंग वॉल। ध्यान रखना है, यहाँ पे जो लोड है ये हमारा कॉलम ले रहा है, एंड इट इज़ अ नॉन लोड बियरिंग वॉल, जो कि केवल और केवल हमारे लेटरल लोड्स कैटर करेंगे। और इस तरह की वॉल जब आप फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन करते हो नॉर्मली घरों में, जनरली कॉलम्स पर कंस्ट्रक्ट करके अंदर ये वाली जो वॉल्स फिल करते हो, तो ये हमारी कहलाती हैं पैनल वॉल्स। और ये पैनल वॉल्स एक तरीके से हमारी नॉन लोड बियरिंग वॉल्स होती है, बिकॉज सारा जो लोड है वो हमारा फ्रेम स्ट्रक्चरल फ्रेम कैरी करता है। और दीज पैनल वॉल्स आर डिजाइन फॉर ओनली विंड एंड सिस्मिक लोड्स। अगर हम अर्थक्वेक प्रोन एरिया में डिजाइन कर रहे हैं तो इन केसेस के लिए वहाँ पे हमारा जो वैल्यू है लेस देन 30 होना चाहिए। और जहाँ पर लोड बियरिंग वॉल्स, जहाँ पे सीमेंट मोटर हम यूज कर रहे हैं, वहाँ पर जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो हम 18 यूज करते हैं। अभी ये जो वैल्यू है लोड बियरिंग वॉल्स के लिए सीमेंट मोटर अगर 1:6 है, ये अभी रिवाइज होके 27 कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अभी मैं फर्दर डिस्कस करूंगा कि जहाँ पर हम मशीनरी में 1:6 का मोटर यूज कर रहे हैं वहाँ पे मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो आपको 27 लेना है। अगर आपकी जो यूनिट्स हैं स्टोरी 1 या उससे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लोड बियरिंग वॉल्स फॉर अ बिल्डिंग हैविंग मोर देन 2 स्टोरीज। एक मान लेते हैं कोई हमारा नॉर्मल घर ही है जहाँ पर हमारे 3 स्टोरीज की बिल्डिंग है, एंड दैट स्टोरी इज हैविंग अ मैसनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ब्रिक मैसनरी से मान लेते बनाया हुआ है। तो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो अगर हम लाइम मोटर यूज कर रहे हैं, तो अभी जो हमारी नया लेटेस्ट रिवीजन है कोड का, उसके हिसाब से लाइम मोटर अगर आप यूज कर रहे हो और आपके नंबर ऑफ स्टोरीज 2 से ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे आपका जो लिमिट है मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो की वो 13 होगी, बिकॉज लाइम मोटर के लिए जो हमारी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं वो हमारी लो होंगी एज कंपेयर टू हमारा जो सीमेंट या सीमेंट लाइम मोटर है। तो टेंसाइल स्ट्रेसेस, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस कम होगी, जिसकी वजह से वर्टिकल स्प्लिटिंग जो होगी कम स्ट्रेसेस पर हो जाएगी, जिसकी वजह से हम स्लेंडरनेस रेशियो लोअर यूज करेंगे। तो हमारा कोड कहता है कि बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस वो हमारा लिमिट 13 रखी गई है। और अगर हम इस 13 की बजाय, इस लाइम मोटर की बजाय आप सीमेंट लाइम मोटर यूज करें, तो वहां पे हमारा स्लेंडरनेस रेशियो 13 से बढ़ के 18 तक हो जाता है। और अगर हम सीमेंट मोटर यूज करें जिसमें पोर्टलैंड सीमेंट का यूज हो, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टोरीज, और हमारा जो स्लेंडरनेस रेशियो है दैट इज लेस देन आर इक्वल टू 27। तो मैक्सिमम वैल्यू हम 27 तक के लिए डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, 24 दिया है, तो इट इज इनकरेक्ट। तो हमारा केवल ऑप्शन 1 और 2 करेक्ट होगा, ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये वैल्यू 27 होनी चाहिए थी। तो अगर आप ऊपर वाला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू आपकी 27 होगी अगर सीमेंट मोटर है, और अगर आपका सीमेंट लाइम मोटर आप यूज कर रहे हो, जो प्रोपोर्शन नीचे दिया है, तब ये वैल्यू आपकी जो होगी वो आपकी 18 हो जाएगी, ठीक है। 1:6 मोटर के लिए आपकी वैल्यू 27 होगी। आप जो टेंसाइल स्ट्रेसेस है वो आप ज़्यादा लेवल तक जा सकते हो। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, व्हेन अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट और अ सिस्टम इज प्रोवाइडिंग लेटरल सपोर्ट टू 5 और मोर वॉल्स और कॉलम्स, द लेटरल लोड टू बी रजिस्टर्ड मे बी टेकन एज। तो ये जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा कोई स्ट्रक्चरल बिल्डिंग है, इसमें मान लेते हैं मैसनरी कॉलम्स हैं, ये हमारे मैसनरी कॉलम्स हम मान ले रहे हैं, या वॉल भी मान सकते हो आप। 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे एक बिल्डिंग है जहाँ पर ये लाइन से हमारी मैसनरी वॉल्स या कॉलम्स हैं, इस तरह बिल्डिंग हमारी बनी हुई है, और इसके बीच में एक हमारी इंटरसेक्टिंग वॉल या क्रॉस वॉल है, जो कि इनको क्रॉस करते हुए सारे मेंबर्स में स्टिफनिंग एक्शन प्रोवाइड कर रही है एक साथ, ठीक है। ये हमारी
या स्ट्रक्चरल सिस्टम आपने कोई डायफ्राग्राम सिस्टम आपने ऐसा डिजाइन किया है कि ये मोर देन 5 या 5 वॉल्स या कॉलम्स को स्टिफनिंग एक्शन प्रोवाइड कर रही है, तो उस केस में आपको जो लेटरल लोड के लिए डिजाइन करना है, जो ये वॉल होगी, इसकी वजह से हमारा स्टिफनिंग एक्शन होगा और इसकी वजह से हमारा ये जो स्ट्रक्चर है इसकी एक लेटरल लोड कैपेसिटी बन जाएगी, जिसके लिए आप उसे डिजाइन कर सकते हो। तो लेटरल लोड कैपेसिटी जो होगी इसके लिए आप डिजाइन करोगे, दैट इज 7% ऑफ जो हमारा हैवीएस्ट कॉलम होगा। मान लेते हैं कि ये हमारा हैवीएस्ट कॉलम या वॉल होगी जिसपे हमारा वर्टिकल कंप्रेसिव लोड, जो मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड आ रहा था वो हमारा V था, जो हैवीली लोडेड वॉल या कॉलम पे आ रहा था या ग्रुप पे आ रहा था। तो ये 7% ऑफ V जो होगा, इसके लिए आप इस स्ट्रक्चरल सिस्टम को लेटरल लोड कैपेसिटी इक्वल टू 7% ऑफ V, जैसे कि आप लेसिंग्स या बैटन्स स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन में करते हैं, वहाँ पे लेटरल लोड निकालते हैं इन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टोटल वर्टिकल लोड। यहाँ पर 7% ऑफ V लेंगे जब हमारे जो नंबर ऑफ वॉल्स या कॉलम्स हैं वो एक साथ 5 या 5 से ज़्यादा हैं, उनको लेटरल सपोर्ट मिल रहा है। अगर इन 5 की जगह हमारे 4 होता, सॉरी, अगर हमारा 2 होता, 3 होता और 4 होते, 4 सपोर्टिंग लगातार 4 वॉल्स को सपोर्ट कर रहे होते, तो हमारा जो लोड कैपेसिटी है, लेटरल लोड कैपेसिटी इसके लिए आप डिजाइन करते हो 4% ऑफ V होता, ये हमारा 5% ऑफ V होता, ये हमारा 6% ऑफ V होता। तो इसका मतलब है आपका स्टिफनिंग एक्शन जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ वॉल्स बढ़ती जाएंगी और जो आप स्ट्रक्चरल सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हो लेटरल सपोर्ट के तौर पे इन द फॉर्म ऑफ इंटरसेक्टिंग वॉल्स या क्रॉस वॉल्स, आपका लेटरल लोड कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर हमारा 5 या उससे ज़्यादा वॉल्स या कॉलम्स को लेटरल सिस्टम हम लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियोस फर्दर बनाता रहूँगा। थैंक यू।